नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के आपको 500 प्रश्न मिलने वाले हैं और हम यहां पर अभी तक 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट है, यानी कि 4 पार्ट आप देखें तो हम 200 प्रश्न अभी तक आपको दे चुके हैं। 5वें पार्ट में आपको 250 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। आपको टोटल 500 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यदि आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। सभी में आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, तो उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि आज के जो 50 प्रश्न हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, उनमें आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, ये भी आप आपका आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं, यहाँ पर देखिए बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं के बारे में पूछा गया है। स्कूल एवं पास पड़ोस है, परिवार और संचार माध्यम है, पास पड़ोस एवं शिक्षक है या फिर परिवार एवं पास पड़ोस है। यहाँ पर देखिए बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं के बारे में पूछा गया है। जो सामाजिकरण है उसे आप 2 भागों में बांट सकते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं अच्छे से। पहला है प्राथमिक सामाजिकरण और दूसरा है द्वितीयक सामाजिकरण। जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है उसमें आप जो बचपन होता है या फिर जो शेष अवस्था की जो अवधि होती है उसको ले लीजिए, क्योंकि जो बच्चा होता है या फिर जो बच्चे का बचपन होता है वो ज़्यादातर कहाँ पर गुजरता है, उसका जो सामाजिकरण होता है वो कहाँ पर होता है, या तो परिवार में होता है या फिर पास पड़ोस में होता है, क्योंकि वो वहीं पर रहता है। तो जो उसका सामाजिकरण होगा, प्राथमिक संस्थाएं जो होगी वो परिवार और पास पड़ोस होगा। तो यहाँ पर मैंने एक और आपको बताया था द्वितीयक सामाजिकरण। जो द्वितीयक सामाजिकरण है वो शेषवा अवस्था, यहाँ पर कह लीजिए कि बचपन की जो बात की अवस्था है वो होगा, और उसमें जो सामाजिकरण सीखता है बच्चा वो शिक्षा के द्वारा सीखता है, स्कूल के द्वारा सीखता है और मीडिया एजेंसियों के द्वारा भी वो सामाजिकरण सीख सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के बारे में पूछा गया था, तो परिवार एवं पास पड़ोस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक का सिद्धांत किससे संबंधित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? यदि ये आपको पता है तो आप इन चारों विकल्पों में से आंसर फटाफट बता सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोयौगिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है और इन्होंने ये जो सिद्धांत है इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको पता होगा तो आप राइट आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं। पहला वाला आपका बिल्कुल सही होगा। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? यहाँ पर देखिए बच्चे किस तरह सीखते हैं, पर किसके अनुसार? पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में। यहाँ पर देखिए किसके अनुसार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार हेतु सघन प्रयासों से सीखते हैं या फिर स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो किस आधार पर सीखते हैं? तो वहाँ पर जो बच्चे या विद्यार्थी होते हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से बुद्धि कही जाएगी। कौन सी बुद्धि कही जाएगी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता कही जाएगी, अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता या फिर अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसे कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो उसे अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कही जाएगी। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक, रचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक, प्रक्रियाकरण या फिर रचनावादी? यहाँ पर देखिए किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सामाजिक रचनावादी के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। पीटर कहता है कि मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल हो जाऊंगा। यह क्या दर्शाता है? अपसारी चिंतन, स्व साक्षात्कार चिंतन, उपलब्धि अभिप्रेरणा या फिर सीखी गई निसहायता? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीटर है वो करने से पहले ही हार जाऊंगा यानी कि पहले ही वो हार मान रहा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो सीखी गई निसहायता दर्शा रहा है पीटर। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनईपी 2020 के अनुसार रिक्तस्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। यहाँ पर देखिए एनईपी 2020 काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनकर निकले हैं, चाहे वो आप सीटेट ले लीजिए जो ऑनलाइन एग्जाम में हुई थी या फिर जो एमपीटेट एग्जाम हुई थी। 2 अभी तक ऑनलाइन एग्जाम में हुई है और दोनों में काफ़ी प्रश्न एनईपी 2020 से पूछे गए हैं। तो आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो अच्छे से याद कर लेना है। ये भी पूछा गया प्रश्न है सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण आएगा, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन या फिर अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण। तो यहाँ पर देखिए एनईपी 2020 के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पर आएगा आपका अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचन चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है यानी कि सिर से पैरों की ओर? यहाँ कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? शीर्षगामी सिद्धांत, निकट दूरस्थ सिद्धांत, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत या फिर मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत? यदि आप इसको प्रश्न को पढ़ेंगे तो आंसर आपको प्रश्न में ही छुपा मिलेगा। सिर से पैरों की ओर यानी शीर्षगामी सिद्धांत, याद रखिएगा वहाँ सिद्धांत शीर्षगामी सिद्धांत हैं जो दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है या फिर सिर से पैरों की ओर होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज है ये किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में है, सहपाठी संयोग में है, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साहचर्य में है या फिर पुनर्बलन में है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सहपाठी संयोग में। जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज है ये सहपाठी संयोग में सहायक है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जेंडर क्या है? जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवंशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक रचनाओं द्वारा आरोपित होता है या फिर एक जन्मजात गुण है? ये जो जेंडर है ये क्या है? तो याद रखिएगा जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? यहाँ पर देखिए प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता, लचीला समूह रचना, सक्रिय अध्यापक या फिर दंड और पुरस्कार पर ध्यान? तो यदि आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा दंड और पुरस्कार पर ध्यान। ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण करते हैं? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि? यहाँ पर देखिए एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा गया है कि वो किस प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण करते हैं। तो याद रखिएगा वो सृजनात्मक बुद्धि का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य हैं उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि इस प्रकार से यदि आपको लिखा है तो आप वहाँ पर इंग्लिश दे सकते हैं। आपको वहाँ पर क्या लिखा मिलेगा? वहाँ पर आपको डिसलेक्सिया मिलेगा। डिसलेक्सिया को ही पठन वैफल्य कहते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज पैदा करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिसलेक्सिया है उसे ही पठन वैफल्य कहते हैं। तो वह छात्र जिसे डिसलेक्सिया है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में,
गामा का संचरण में, चित्र बनाने में या फिर सुनने में। तो यहाँ पर जो पठन वैफल्य या फिर जो डिसलेक्सिया है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसे पढ़ने और लिखने दोनों में ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जो अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मास्लो, एडलर, टिचलर या फिर वाटसन। तो अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है ये मास्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया या फिर प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं? यहाँ पर देखिए ब्रूनर के अनुसार आपको बताना है कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत या फिर प्रामाणिक सिद्धांत। तो ब्रूनर के अनुसार पूछा गया है कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है, तो ये अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? यहाँ पर देखिए संप्रदाय के बारे में पूछा गया है। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है, व्यवहारवाद संप्रदाय है, रचनात्मकवाद संप्रदाय है या फिर संज्ञानवाद संप्रदाय है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन का उपयोग पर बल दिया है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यहाँ कथन किसका है? हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है या फिर मुनरो का है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये हरलॉक के द्वारा दिया गया कथन है। बालक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन शुरू कर देता है। देखिए इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा, आपको वहां पर पहचानना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। बालक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन शुरू कर देता है, वो कौन सी अवस्था है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहाँ अवस्था पूछी गई है कौन सी है, तो वो अवस्था आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगी। कौन सी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। जो कुसमायोजित व्यक्ति हैं वो क्या कहलाते हैं? जो अधिकतर अनुसूचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कुसमायोजित व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो वो जो अधिकतर अनुसूचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, साथ में समाज विरोधी गतिविधियों में भी सहभागिता करते हैं और द्वंद्व को दूर करने में भी असमर्थ होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये किसके द्वारा दावा किया गया? स्किनर, बंडूरा, चॉम्स्की या फिर टोलमैन? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ दावा नॉर्म चॉम्स्की द्वारा किया गया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? रोजर्स के, फ्रायड के, गाल्टन के या फिर पावलोव के? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय के बारे में पूछा गया है, तो ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन किसके लिए निर्देशित होते हैं? अनुक्रिया, परिणाम, उद्दीपक या फिर अनुबंधन? राइट आंसर आपका होगा परिणाम। याद रखिएगा व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन जो निर्देशित होते हैं ये परिणाम के लिए निर्देशित होते हैं। सही व्यवहार को तुरंत प्रबलन मिलना चाहिए, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर कोहलर? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर स्किनर। याद रखिएगा सही व्यवहार को तुरंत प्रबलन मिलना चाहिए, यह विचार स्किनर के द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि पैदा करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है अंतर्दृष्टि पैदा करने के संबंध में। अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है। अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति किसी परिस्थितियों के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख तब लेता है अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती या फिर अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। तो याद रखिएगा जो अंतर्दृष्टि पैदा होती है वो कभी भी धीरे धीरे पैदा नहीं होती, अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है। तो यहाँ पर कौन सा
कथन सत्य नहीं है, तो फोर्थ वाला आपका जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में। राइट आंसर आपका होगा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम जो कि शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में अधिगम के आंशिक क्रिया के नियम पर आधारित करता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने का स्थानांतरण है। सीखने का स्थानांतरण क्या है? सीखी हुई वस्तु को संभालना है, सीखी गई सामग्री को याद रखना है, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना है या फिर बार बार प्रशिक्षण में बदलाव करना है। तो सीखने का जो स्थानांतरण है ये सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? यहाँ पर देखिए गेने के अनुसार उच्चतम स्तर आपको बताना है। यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने पाठ डाला है उसमें गेने के अनुसार अधिगम के जो स्तर है उसके बारे में हमने बात की है, कौन सा उच्चतम है कौन सा न्यूनतम है, ये मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, पर डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। यदि आपको समझना है तो वो पार्ट आप देख लीजिएगा। श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है या फिर समस्या समाधान अधिगम है। ये सभी के सभी जो अधिगम है ये गेने के अनुसार दिए गए हैं, लेकिन इसमें उच्चतम स्तर कौन सा है? तो याद रखिएगा जहाँ पर उच्चतम स्तर की बात हो वहाँ समस्या समाधान अधिगम होगा, यानी कि सेकंड जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व आपको बताना है। व्यक्ति की व्यक्तिगता तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले तत्व है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा इच्छाएं भी है, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं भी हैं, साथ में व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता भी है। तो यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वहाँ क्या है? प्रेरणा है, शिक्षक है, पाठ्य पुस्तक है या फिर निर्देशन है। यहाँ पर देखिए अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वहाँ क्या है? तो याद रखिएगा प्रेरणा। प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। कौन सा घटक है जो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित कौन सा घटक नहीं है पूछा गया है। जीवन, प्रयत्न स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या फिर कार्य स्मृति। तो यहाँ पर आपको बता दूं अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और कार्य स्मृति ये तीनों ही सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन जीवन प्रयत्न स्मृति यह सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सी अवस्था में मूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2 से 3 प्रश्न उससे संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है, कौन सी अवस्था में मूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, सक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था है। राइट आंसर आपका होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा वहाँ अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगी जिसमें मूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है टैगोर द्वारा किस प्रकार के अनुशासन की अनुशंसा की गई है? प्रकृति द्वारा स्व अनुशासन, दबाव द्वारा अनुशासन, अर्जित अनुशासन या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए टैगोर द्वारा पूछा गया है कि इनके द्वारा किस प्रकार के अनुशासन की अनुशंसा की गई है? तो याद रखिएगा इनके द्वारा प्रकृति द्वारा स्व अनुशासन की अनुशंसा की गई है टैगोर द्वारा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक में तर्क क्षमता और चिंतन क्षमता विकसित हो जाती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, सक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में या फिर संवेदी गामक अवस्था में। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। जो बालक में तर्क क्षमता और चिंतन क्षमता विकसित हो जाती है ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, जो समस्याएं हैं बालक को दिखती नहीं हैं उनको भी वह हल कर लेता है, कौन सी अवस्था के बाद? 11 साल के बाद, 7 साल के पहले, 6 साल के पहले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 11 साल के बाद। जो समस्याएं बालक को दिखती नहीं हैं उनको भी वह हल कर लेता है, ये 11 साल के बाद की जो अवस्था होती है उसमें होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, किसके द्वारा दी जा सकती है? अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा या फिर कक्षा शिक्षण द्वारा। यहाँ पर प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, यानी कि जो सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा ही दी जाती है बालक को। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था में होता है या फिर किशोरावस्था में होता है? तो याद रखिएगा, शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से जो घटित होता है, ये जो शेष अवस्था के बाद जो बाल्यावस्था होती है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें घटित होता है। यानी कि शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। नैतिक नियमों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है, कौन सी अवस्था है जिसे नैतिक नियमों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है उसे नैतिक नियमों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार के सहसंबंध पाया जाता है? देखिए, बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच के संबंध को पूछा गया है, उसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर ये सभी? किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो याद रखिएगा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के बीच जो सहसंबंध पाया जाता है वो धनात्मक पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? धनात्मक पाया जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण कौन सा होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच होता है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन का विकास या फिर विचारों में केंद्रीकरण। तो यहाँ पर देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक, यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पियाजे के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण पूछा गया है, तो विचारों में केंद्रीकरण होगा। क्या होगा? विचारों में केंद्रीकरण। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक में लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है व तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदीगामक अवस्था। ये जो चारों अवस्था है किसके द्वारा दी गई? एग्जाम में पूछा जाता है। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी और चौथी अवस्था कौन सी? इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कौन सी अवस्था कितनी अवधि की होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पूछा गया है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से वो कौन सा काल है, कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है व तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में ये सब हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, गर्भधान काल की अवस्था नहीं। यहाँ पर जो देखिए, जो गर्भधान काल है उसकी अवस्था कौन सी नहीं है पूछा गया है। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पालती है उसे गर्भधान कहते हैं। यहाँ पर गर्भधान काल की कौन सी अवस्था नहीं है पूछा गया है। शेष अवस्था, डिंब, बीजकरण या फिर भ्रूण अवस्था। आप सभी को पता है कि गर्भधान काल को डिंब अवस्था भी कहा जाता है, बीजकरण अवस्था भी कहा जाता है और भ्रूणावस्था भी कहा जाता है। शेष अवस्था नहीं कहा जा सकता, और यही आपका राइट आंसर होगा। गर्भधान काल की अवस्था शेष अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, यहाँ पर धड़ लिखा हुआ है, या फिर इन सभी का। तो उस गर्भ में जो सबसे पहले निर्माण होता है, सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वो सिर का होता है। किसका होता है? सिर का। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, जो मस्तिष्क का भार होता है बालक के जन्म के समय शिशु का, वो कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। तो वहाँ पर जो वजन होता है वो 350 ग्राम होता है। बालक में जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? देखिए, इस प्रश्न को मैंने स्टोरी में भी लगाया था और आपसे पूछा था कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 91% बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था, माँ बताया था, और माँ इसका राइट आंसर नहीं। बाकी जो 9% बच्चे हैं उन्होंने ही इसका सही आंसर बताया था, प्रकाश। याद रखिएगा, वह घटना प्रकाश है जिसकी ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, मां नहीं है। याद रखिएगा, ये आपके दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो 91% है, कम से कम 30,000, मैं यहाँ पर 30,000 तो कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इसका जवाब दे चुके हैं। और यहाँ पर हम 90% का मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 9×30 = 27, यानी कि 27,000 जो बच्चे हैं, 27,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर माँ बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रकाश इसका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना है। प्रकाश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या, यहाँ पर देखिए प्रमुख समस्या किशोरावस्था की क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी होती है? याद रखिएगा, हमेशा समायोजन करने की समस्या प्रमुख समस्या होती है किशोरावस्था की। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ये प्रश्न मैंने पहले भी बताया है कि एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई है, 8 अवस्थाएं बताई है। कौन सी अवस्था है, उसकी जो अवधि है वो कितनी, सारी चीज़ें मैं आपको जो बाकी के जो पार्ट है उसमें बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है वो कौन सी अवस्था में होता है? बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है, साथ में जो दोष भी भावनाओं की ओर ले जाता है। तो 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष यहाँ पर अवस्था पूछी गई है, कौन सी है? 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था या फिर किशोरावस्था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था, जिसे एरिक्सन के अनुसार पहल बनाम दोष अवस्था कहा गया है, और यह अवस्था 3 से 6 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या फिर पावलोव। नैतिक विकास का सिद्धांत यदि आपको ध्यान होगा कि किसके द्वारा दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं कि ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? सरल सा है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको इसका आंसर भी पता होगा। कर्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलोव ने। जहाँ पर वंशानुक्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ पर आपसे जो वैज्ञानिक के बारे में पूछे और वहाँ पर मेंडल आए, तो आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग जो किया चूहों पर, वो मेंडल के द्वारा किया गया। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छी पुस्तक है ये। इस पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। प्रियर है, सीन है, डार्विन है या फिर स्टर्न है। तो यहाँ पर जो ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो पुस्तक है, ये डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि हमने बताया आपको 50-50 प्रश्न करके हम 4 पार्ट आपको दे चुके हैं और ये 5वां पार्ट है, यानी कि आप 5 पार्ट, यानी कि यहाँ पर अभी तक हम आपको 250 प्रश्न दे चुके हैं। बाकी की जो 250 प्रश्न हैं वो जल्दी ही हम आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर परामर्श का उद्देश्य पूछा गया है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों को समझना भी होता है, बच्चों की कमियों के कारण पता करना भी होता है, साथ में बच्चों को समायोजन में सहायता करना भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो यहीं पर आज के 50 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।